अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू वेंजर्स एकेडमी। अच्छा, अभी हम स्टार्ट करेंगे हीमाटोलॉजी को और यहाँ पे आप देखेंगे हमारे यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजी। अच्छा, पहला टॉपिक है हमारे यहाँ पे फीटल एरिथ्रोपोइसिस। यहाँ पे आपको नाम भी बता रहा है, फीटस के अंदर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज हमारे यहाँ पे एरिथ्रोपोइसिस। अच्छा, ऐसा नहीं है कि फीटस के अंदर सिर्फ और सिर्फ आरबीसीज प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, फीटस में आपके दूसरे सेल जो हैं ये भी प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे करेक्टली होनी चाहिए हमारे यहाँ पे फीटल, आपके वहाँ पे हिमेटोपोइसिस। अच्छा, ये जो है ना हिमेटोपोइसिस का आपको पता है, हिमेटोपोइसिस में क्या वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, आपको वहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल्स भी प्रोड्यूस होते हैं, हमारे यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स भी प्रोड्यूस होते हैं, आपको वहाँ पे प्लेटलेट्स भी होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ पता है कि आपको जो हिमेटोपोइसिस है ये स्टार्ट कहाँ से होती है, आपकी होती है हमारे यहाँ पे हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल के अंदर। और ये जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है ये आपका होता है मल्टीपोटेंट, और यहाँ से क्या होता है आपकी जो है ये बाइलॉइड स्टेम सेल वाली सीरीज चलती है, और यहाँ से आपकी जो है ये लिम्फोइड स्टेम सेल वाली सीरीज चलती है। अच्छा, यहाँ पे सिंपल है कि लिम्फोइड जो आपको वहाँ पे सीरीज होगी ना, यहाँ से आपके बी सेल्स बनेंगे, टी सेल्स बनेंगे, और उसके बाद हमारे यहाँ पे नेचुरल किलर सेल्स बनेंगे, और बाकी सारे के सारे सेल्स हमारी जो माइलॉइड स्टेम सेल वाली सीरीज होती है वहाँ से आपके बनते हैं। ये जो है ना मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखा देता हूँ, आगे इसके ना वहाँ पे ग्राफ बना हुआ है। अच्छा, अभी यहाँ पे आपने एक चीज़ देखें कि आपकी जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं जिन्होंने आपको वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स आपको वहाँ पे स्टार्ट करवानी है, ये सबसे पहले आपके जो फीटस है उसके अंदर कहाँ पे अपेयर होते हैं, हमारे यहाँ पे यॉर्क सैक के अंदर अपेयर होते हैं, 3rd वीक में अपेयर होते हैं, और 8 वीक तक आपका जो यॉर्क सैक है ये आपको वहाँ पे ब्लड सेल जो है ये आपको वहाँ पे बना रहा है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, यॉर्क सैक ये काम छोड़ देता है, और यॉर्क सैक आपको पता है यहाँ से आपको जो है ये लीवर के अंदर चले जाएंगे, आप वहाँ पे स्प्लीन में चले जाएंगे, और उसके बाद ये आपका जो बोन मैरो है इसके अंदर आपको वहाँ पे जो है ये ब्लड सेल आप वहाँ पे चले जाएंगे, आपके जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होंगे ये आपको वहाँ पे यॉर्क सैक से इन ऑर्गन्स में चले जाएंगे। अच्छा, इसमें आपने याद रखना है कि यहाँ पे जब आपका यॉर्क सैक छोड़ेगा इसके बाद सबसे पहले आप वहाँ पे कहाँ पे जाएंगे, ये लीवर के अंदर जाएंगे। लीवर में ये 6 वीक से स्टार्ट होगी हमारे यहाँ पे आपको वहाँ पे हिमेटोपोइसिस या फिर आपको जो ये एरिथ्रोपोइसिस, और बर्थ तक आपका जो लीवर है ये आपके फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स करता रहेगा। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ देखनी है कि लीवर जो है ये आपके 6 वीक से स्टार्ट हुआ है और बर्थ तक ये आपको बना रहा है, इसके बाद लीवर जो है ये आपको वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स नहीं करता। तो ये जो चीज़ कहते हैं ना कि ये चीज़ भी है और जिगर का खून पैदा करेंगे, बातें बिल्कुल गलत हैं। जिगर का कोई काम नहीं है, अब आपकी बर्थ के बाद जिगर का कोई काम नहीं है आपको जो है ये ब्लड सेल्स बनाना। लीवर का काम और है, वो आपको पता है कि लीवर क्या कर रहा है, आपके वहाँ पे जो आपके वहाँ पे आपके ड्रग्स वगैरह आ रही हैं, फिर कोई भी चीज़ आ रही है, लीवर उनको वहाँ पे जो है ना आपकी बॉडी से निकाल रहा है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज जो है ये आपके वहाँ पे आपकी जिगर का काम नहीं है, लीवर का काम नहीं है। अच्छा, इसके बाद क्या, ये आपके सबसे पहले गए हमारे यहाँ पे लीवर के अंदर। अच्छा, लीवर के बाद आपकी जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं ये हमारी जाते हैं स्प्लीन के अंदर। अच्छा, स्प्लीन में 10 वीक से स्टार्ट होंगे और 28 वीक तक जो है ये आप वहाँ पे जो है ये स्प्लीन आपको वहाँ पे जो है ये फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स करती रहेगी। अच्छा, इसके बाद जो है आपका जो बोन मैरो है, बोन मैरो में स्प्लीन के बाद आपके ये जाएंगे बोन मैरो के अंदर, और बोन मैरो 18 वीक से स्टार्ट करेगा, और उसके बाद आपकी जो आपकी लाइफ है ना, लाइफ में आपका जो बोन मैरो है ये आपको वहाँ पे प्रोड्यूस करता रहता है। अडल्ट तक क्या होता है, अडल्ट तक आपका जो बोन मैरो है ना ये आपके सारे का सारा होता है हमारे यहाँ पे रेड बोन मैरो। अच्छा, ये चीज़ आपको पता है कि आपका जो बोन मैरो है ये आपका होता है 2 तरह का, एक बोन मैरो होता है हमारे यहाँ पे रेड बोन मैरो, और दूसरा होता है हमारे यहाँ पे आपकी ये येलो बोन मैरो। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है, रेड बोन मैरो जो है ये आपको वहाँ पे एक्टिव होता है, और ये एक्टिव बोन मैरो हमारे यहाँ पे जो रेड कलर है ना, तो ये क्या कर रहा है आपको वहाँ पे ब्लड सेल आपको पे प्रोड्यूस कर रहा है। येलो बोन मैरो हमारा होता है इनएक्टिव, ये बाद में आपके जो होता है ना आपके जो रेड बोन मैरो है ये आपको वहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है इनटू येलो बोन मैरो, और वहाँ पे क्या होता है ये आपका होता है इनएक्टिव, और यहाँ पे क्या होता है येलो कलर इसका आता है, हमारे यहाँ पे फैट सेल्स आपको वहाँ पे आ जाते हैं हमारे यहाँ पे बोन मैरो के अंदर, और वो क्या करवा देते हैं, इसका कलर जो है ये येलो करवा देते हैं, फैट सेल से एक्यूमुलेटेड होता है और इसकी वजह से इसका कलर हो जाता है येलो, और ये आपने याद रखना ये आपका इनएक्टिव है। एट बर्थ आपके जो है ये बोन मैरो ये सारे का सारा रेड होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सारी की सारी बोन्स जो है एट बर्थ वो क्या कर रही है, सारी की सारी बोन्स आपके ब्लड सेल्स प्रोड्यूस कर रही हैं। उसके बाद क्या होता है, अडल्ट तक जब आपका वहाँ पे जाता है ना, अडल्ट के बाद क्या होता है, आपका जो एक्सियल स्केलेटन है वो आपको वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे यहाँ पे होते हैं ना ब्लड सेल्स वगैरह वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। अच्छा, इसमें आपको पता है आपको वहाँ पे स्कल हो गया, आपको वहाँ पे वर्टिब्रास वगैरह हो गए, तो वो आपके वहाँ पे जो है ना ये आपके क्या कहते हैं हमारे यहाँ पे ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। आपका जो है ना ये अडल्ट तक क्या होता है, आपकी सारी बोन्स पर आपको वहाँ पे प्रोड्यूस कर रही होती हैं। अडल्ट लाइफ के बाद आपको वहाँ पे लॉन्ग बोन मैरोज, आपको वहाँ पे जो लॉन्ग बोन्स होंगी उसके अंदर आपको वहाँ पे प्रोड्यूस होगा, और आपको वहाँ पे जो एक्सियल स्केलेटन है उसके अंदर आपको वहाँ पे प्रोडक्शन होगी। अच्छा, इसके अलावा जो है ना फीटस के अंदर आपको वहाँ पे स्प्लीन और लीवर और ये आपका जो बोन मैरो है, इसके अलावा आपका जो है ये गोनेड्स जो है आपको वहाँ पे जो आपका होता है ना ये फीटस, उसके अंदर ये गोनेड्स भी आपको वहाँ पे आपके एरिथ्रोपोइसिस कर रहे होते हैं। इसके बाद आपको वहाँ पे एओर्टिक वाल जो है ये भी आपको वहाँ पे एरिथ्रोपोइसिस कर रहे होते हैं, मतलब कि आपको वहाँ पे डिफरेंट सेल जो है डिफरेंट ऑर्गन जो है ये आपको वहाँ पे फीटस के अंदर आपको वहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। लेकिन क्या आपके जब बर्थ होगी है, बर्थ के बाद सिर्फ और सिर्फ बोन मैरो जो है ये प्रोडक्शन कर रहा है। अच्छा, इसके बाद ना आपने एक और चीज़ याद रखनी है, वो ये कि अब आपका जो अडल्ट है, अडल्ट में आपका जो बोन मैरो है ये आपको वहाँ पे एक्सियल स्केलेटन में आपको वहाँ पे पड़ा हुआ है सिर्फ और सिर्फ, और वहाँ पे आपका रेड है। तो अब आपने क्या करना है, अगर कोई पेशेंट है उसके अंदर आपने वहाँ पे जो ये बोन मैरो आपने वहाँ पे एस्पायरेशन करनी है, तो वो आप कहाँ से करेंगे, वो आप वहाँ पे इलियक क्रस्ट जो है वहाँ से आप करेंगे। ये चीज़ आपने इसके अंदर याद रखनी है। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिखा हमारे यहाँ पे यंग लीवर सिंथेसाइज बोन मैरो, इससे ये मतलब नहीं है कि आपके ये जो बच्चों का लीवर है वो आपको वहाँ पे ब्लड आपको वहाँ पे सिंथेसाइज कर रहा है, ये मतलब ये है कि जो फीटल लाइफ है ना, फीटल लाइफ में आपका जो लीवर है ये प्रोडक्शन कर रहा है। अच्छा,
यहाँ पे एक और चीज़ देखनी है, वो ये कि आपका फुल टर्म बेबी अगर आ रहा है तो फुल टर्म में आपके वहाँ पे जो ये हमारा है ना लीवर, ये आपको वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं कर रहा। अगर फुल टर्म में आपको वहाँ पे ये जो है ना आपको वहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है हमारे यहाँ पे लीवर के अंदर, तो ये आपके वहाँ पे एबनॉर्मलिटी है। अच्छा, ये जो बोन मैरो के अंदर प्रोडक्शन होती है इसको वहाँ पे कहते हैं हमारे यहाँ पे आपके वहाँ पे मेडुलरी हेमेटोपोइसिस। अच्छा, बोन मैरो के अलावा जो आपको वहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है यहाँ पे आपके यॉर्क सैक के अंदर, लीवर के अंदर या फिर आपको स्प्लीन के अंदर, इसको हम कहते हैं हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस। और यहाँ पे आपने याद रखना कि फुल टर्म के केस में एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस आपकी टोटली एबनॉर्मलिटी है। और यहाँ पे सिंपल ये है कि बर्थ के बाद आपका लीवर प्रोडक्शन नहीं करता। अगर बर्थ के बाद लीवर प्रोडक्शन कर रहा है तो ये आपको वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है, आपने वहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम है उसको आपने वहाँ पे निकालना है। अच्छा, इसके बाद है हमारे यहाँ पे हीमोग्लोबिन की डेवलपमेंट। अच्छा, यहाँ पे ना सिंपल आपने ना ये चीज़ याद रखनी है, अल्फा बीटा, उसके बाद हमारे यहाँ पे गैमा और लास्ट पे आपकी ये डेल्टा। अच्छा, इसके बाद ये जो है ना आपको वहाँ पे अल्फा बीटा, ये जो आपको वहाँ पे जो आपको वहाँ पे ग्लोबिन की चेन्स हैं, ये क्या करती है, आपको वहाँ पे ग्लोबिन जो आपको वहाँ पे होती है ना हीमोग्लोबिन के अंदर, वो बनाती है। और वहाँ पे आपकी होती है 4 चेन्स। तो यहाँ पे क्या होता है, इनमें से कोई भी दो जो है आपको वहाँ पे मिल के आपको वहाँ पे ग्लोबिन की चेन्स बना रही होती हैं। और यहाँ पे आपने ना तरतीब इसकी याद रखनी है, मैं आपको बाद में बताता हूँ। यहाँ पे क्या, अगर 2 अल्फा हैं तो यहाँ पे आपके 2 गैमाज हो जाएंगी, 2 अल्फा हैं तो 2 बीटा हो जाएंगी, या फिर 2 अल्फा हैं तो आपको वहाँ पे 2 डेल्टा हो जाएंगी। अच्छा, इसको आपने सीक्वेंस से याद रखना है। यहाँ पे आप खुद अडल्ट हैं और आपके लिए आपसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे आपकी जो ब्लड होगा ये आपके पहली वाली 2 चेन्स होंगी, वहाँ से आपका बन रहा होगा। तो अल्फा और बीटा जो है ये जो दोनों मिलेंगे, अल्फा 2 बीटा 2 बनेगा। और ये अडल्ट हीमोग्लोबिन है। आपको वहाँ पे हीमोग्लोबिन A1 जो है ये क्या, आपको वहाँ पे A2 और अल्फा 2 और बीटा 2 है। अच्छा, इसके बाद आपके लिए फीटल इंपॉर्टेंट है। फीटस हो गया, अल्फा और गैमा जब मिलेंगे तो ये आपको वहाँ पे हो जाएगी अल्फा 2 गैमा 2, और ये आपकी कौन सी हमारे यहाँ पे हीमोग्लोबिन फीटस है। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे लिए आपको वहाँ पे बच गई अल्फा और आपको वहाँ पे ये आपको वहाँ पे डेल्टा। अच्छा, ये क्या है, आपको वहाँ पे जो आपका अडल्ट हीमोग्लोबिन है उसकी ये माइनर फॉर्म है। आपको वहाँ पे क्या हो जाएगी, आपको वहाँ पे अल्फा 2 और ये हमारे यहाँ पे डेल्टा 2, और ये जो है ना आपको वहाँ पे बनाती है हमारे यहाँ पे हीमोग्लोबिन A2। अच्छा, ये होगी हमारे यहाँ पे ग्लोबिन की चेंज। ये हमारे यहाँ पे जो है ये एम्ब्रियोनिक आपको वहाँ पे जो है ये ग्लोबिन्स होती हैं, आपको ये 2 वाली। अच्छा, इसके बाद जो आपको फिटस की बात करेंगे तो आपको वहाँ पे मिलेगी अल्फा 2 और आपको वहाँ पे गैमा 2, और ये आपकी होती है हीमोग्लोबिन फिटस। अच्छा, इसके बाद अडल्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपकी हीमोग्लोबिन A1 और यहाँ पे अल्फा 2 और बीटा 2। हीमोग्लोबिन A2 में आपको जो है ये अल्फा 2 और डेल्टा 2 मिलते हैं। अच्छा, इसके बाद आपको पता है जब ये बर्थ हो जाती है तो बर्थ के बाद हीमोग्लोबिन जो फीटस होती है ये कन्वर्ट होती है इनटू हीमोग्लोबिन A1, आपको वहाँ पे अडल्ट हीमोग्लोबिन के अंदर कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपकी जो हीमोग्लोबिन फीटस होती है ये आपको वहाँ पे बॉडी से निकल, आपको वहाँ पे जो ये आपको वहाँ पे क्या कहते हैं, इसको वहाँ पे आपकी हीमोलिसिस हो रही होती है, और यहाँ पे हीमोग्लोबिन A1 जो है ये आपको वहाँ पे बन रही होती है। अच्छा, ये मैंने आपको बाद में ग्राफ में दिखाता हूँ। इसके बाद ये जो आपको वहाँ पे हीमोग्लोबिन फीटस है ना, इसका आपको पता है ये क्या करती है, मदर से आपकी जो ऑक्सीजन है उसको वहाँ पे खींच के लेके आ रही होती है। अच्छा, यहाँ पे ये क्या है, हमारे यहाँ पे 2,3-BPG जो है ये क्या करती है, 2,3-BPG जो है ना इसको आप इस तरीके से याद रखें। फॉर एग्जांपल आपके पास ना ये एक टॉवल है, और टॉवल जो है जब इसको आप वहाँ पे निचोड़ रहे हैं, मतलब आप इसको ना जोर से जो है ना ये आप इसको यार क्या कहते हैं, आप यहाँ जो है ना ये टर्न वगैरह कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो वाटर वगैरह होगा आपकी जो टॉवल गीला होगा इसमें से आपका वहाँ पानी निकल रहा होगा। और ये जो 2,3-BPG है ना ये सेम यही काम करती है। और यहाँ पे जो आपका जो फिटल हीमोग्लोबिन होती है, फिटल हीमोग्लोबिन 2,3-BPG के साथ आपके वहाँ पे लेस एविडली बाइंड करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपकी होती है ना मटरनल हीमोग्लोबिन, वहाँ से ये जो ऑक्सीजन होती है इसकी तरफ आपको वहाँ पे खींच के आ रही होती है। तो हीमोग्लोबिन फीटस जो है ये आपको वहाँ पे हायर अफिनिटी होती है इसके वहाँ पे ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि ये आपके वहाँ पे लेस एविडली बाइंड करती है हमारे यहाँ पे 2,3-BPG के साथ। और यहाँ से क्या होता है, आपकी जो हीमोग्लोबिन फीटस है ये आपको वहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रही होती है हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन मैटरनल हीमोग्लोबिन A1 या फिर आपको वहाँ पे A2 से, और ये आपको पता है आपको जो प्लेसेंटा है वहाँ पे ये काम चल रहा होता है। अच्छा, इसके बाद ये आगे हमारे यहाँ पे हीमोग्लोबिन A2 और यहाँ पे आपकी ये अल्फा 2 और डेल्टा 2 हो गए। और उसके बाद ये जो है ना आपको वहाँ पे अडल्ट फॉर्म है हीमोग्लोबिन की, और यहाँ पे ये स्मॉल अमाउंट्स में आपके वहाँ पे होती है। अच्छा, यहाँ पे फीटस से अडल्ट में क्या होगा, अल्फा आपके दोनों में होगा, आपके वहाँ पे अडल्ट में भी है, आपको वहाँ पे जो है ना A1 के अंदर भी है, आपको वहाँ पे A2 के अंदर भी है, और हमारे यहाँ पे फीटल के अंदर भी है। तो यहाँ पे आपकी अल्फा ऑलवेज अल्फा सारों में होगा, गैमा गोज गैमा आपको वहाँ पे हीमोग्लोबिन फीटस वाली है, तो ये आपको वहाँ पे जो है ये बर्थ के बाद आपको वहाँ पे खत्म होना शुरू हो जाएगी। और बीटा जो है ये आपको वहाँ पे जो आपको होगी ना गैमा, ये आपको वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी इंटू बीटा के अंदर, और यहाँ पे हीमोग्लोबिन A1 जो है ये बननी शुरू हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ये बर्थ के अंदर भी आपको वहाँ पे ग्राफ के अंदर भी दिखा रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट होगी हमारे यहाँ पे यॉर्क सैक के अंदर, और यॉर्क सैक के बाद जो है ये आपकी ये जाएगी लीवर के अंदर। अच्छा, लीवर आपके वहाँ पे प्रोडक्शन कर रहा है टिल बर्थ, बर्थ के बाद लीवर का ऐसा कोई काम नहीं है जो आपको वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल है। अच्छा, इसके बाद ये जो लीवर है, लीवर के बाद ये जाएगी स्प्लीन के अंदर, और स्प्लीन जो है ये भी आपको वहाँ पे जो है ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में आपको वहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज कर रही है। इसके बाद ये स्प्लीन से आपको वहाँ पे जाएगी बोन मैरो के अंदर, और बोन मैरो बाद में आपको वहाँ पे जो प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज है ना ये आपको वहाँ पे करता रहेगा।
अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये चेन्स वगैरह भी इन्होंने बताई हुई, हमारे यहाँ पे अल्फ़ा 1 है, हमारे यहाँ पे अल्फ़ा 2 है और हमारे यहाँ पे हीमोग्लोबिन फ़ीटस है। अच्छा, यहाँ पे ना ये सारी बात करने की ज़रूरत क्या है, यहाँ पे ये देखें बर्थ के बाद क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे हीमोग्लोबिन फ़ीटस जो है ये आपको यहाँ पे कम हो रही है और आपकी जो हीमोग्लोबिन A1 है ये आपको वहाँ पे इंक्रीज़ कर रही है। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको वहाँ पे ये जो आपकी होती है ना गैमा ग्लोबिन्स, ये आपको वहाँ पे कम होना शुरू हो जाती है, आपको वहाँ पे बीटा ग्लोबिन्स जो है ये आपको वहाँ पे ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं, तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन A1 जो है ये आपको वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी हमारे यहाँ पे बीटा चेन्स के अंदर, तो बीटा चेन्स के अंदर जब ये प्रॉब्लम होगी तो ये आपको वहाँ पे जो फीटल लाइफ होगी, फीटल लाइफ में आपको कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे नज़र नहीं आएगी, क्योंकि बीटा चेन जो है ये आपको वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होगी इसकी वहाँ पे आपकी बर्थ के बाद। तो वहाँ पे क्या होगा, जब बर्थ होगी, बर्थ के बाद आपको जो बीटा चेन्स है इसके अंदर जो प्रॉब्लम होगी वो आपको वहाँ पे ब्लड के अंदर नज़र आ रही होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पे जो है ये बाद में हम इसको देखेंगे सिकल सेल एनीमिया, वहाँ पे भी आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, बीटा चेन्स के अंदर। आपके जो बीटा थैलेसीमिया मेजर है उसमें भी आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, बीटा चेन्स के अंदर। तो वो सारी आपकी बर्थ के बाद आपके पास प्रेजेंट करेंगी, बर्थ से पहले पहले आपके वहाँ पे हीमोग्लोबिन फीटस है तो यहाँ पे पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, इसके बाद ये जो है ना हमारे यहाँ पे हीमोग्लोबिन फीटल, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी ना 12 मंथ तक जा रही है। अच्छा, 12 मंथ तक जब आपका जो पेशेंट होगा उसके अंदर ये जो होगी ना हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम आपको वहाँ पे आपकी बीटा चेंज वाली, ये आपके पास प्रेजेंट नहीं करेगी। मतलब जो है ना ये यार यहाँ पे ना 6 मंथ है या फिर 12 मंथ है, जहाँ तक भी है, जब तक आपको वहाँ पे हीमोग्लोबिन फीटल होंगी तब तक आपके पेशेंट के अंदर आपको वहाँ पे जो बीटा चेंज की वजह से प्रॉब्लम्स होंगी ये आपकी प्रेजेंट नहीं होंगी। जब क्या होगा, आपको वहाँ पे जो ये बीटा चेंज है ये आपको वहाँ पे ज़्यादा आपको वहाँ पे बनना शुरू हो जाएंगी, फीटल आपको वहाँ पे कम हो जाएगी, तब आपके पेशेंट के अंदर आपको वहाँ पे जो है ना ये एनीमिया वगैरह जो आपको वहाँ पे नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आपने याद रखना है कि अडल्ट तक आपके वहाँ पे सारे का सारा बोन मैरो आपका रेड होता है और सारे की सारी बोन्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, आपके वहाँ पे आरबीसीज की प्रोडक्शन कर रही हैं। और अडल्ट लाइफ के बाद आपका जो एक्सियल स्केलेटन और आपकी जो होती है ना लॉन्ग बोन्स वगैरह जो हैं, यही सिर्फ आपके आरबीसीज की प्रोडक्शन कर रही होती हैं। और उसके बाद अगर आपने वहाँ पे बोन मैरो एस्पायरेशन करनी है तो वो आप कहाँ से करेंगे, वो आप वहाँ पे इलियक क्रस्ट जो है वहाँ से करेंगे। इसके बाद ऐसे करता हूँ ये लिम्फोइड स्टेम सेल सीरीज़ और हमारे यहाँ पे माइलॉइड स्टेम सेल सीरीज़ जो है ये भी मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अच्छा, ये आगे हमारे यहाँ पे मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। अच्छा, स्टेम सेल हम किसको कहते हैं, वो सेल जो क्या करे आगे भी आपको जो ये प्रोडक्शन सेल्स की कर रहा हो लेकिन साथ साथ क्या करे अपनी जो कॉलोनी है उसको ये मेंटेन कर रहा हो, वो आपका क्या होता है हमारे यहाँ पे स्टेम सेल। और ये मल्टीपोटेंट आपको वहाँ पे जो शो कर रहा है कि आप यहाँ पे जो है ना ये मल्टीपल सेल जो है इसको वहाँ पे प्रोडक्शन कर सकता है। अच्छा, ये जो है ना हमारे यहाँ पे हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल या फिर हमारे ये मल्टीपोटेंट स्टेम सेल ये कन्वर्ट होगा माइलॉइड स्टेम सेल के अंदर और यहाँ पे लिम्फोइड स्टेम सेल के अंदर। और यहाँ पे सिंपल ये आपने याद रखना कि लिम्फोइड स्टेम सेल में क्या होगा, यहाँ पे आपके लिम्फोब्लास्ट बनेंगे और लिम्फोब्लास्ट से आपको वहाँ पे जो बी सेल्स बनेंगे और यहाँ से टी सेल्स बनेंगे और यहाँ पे हमारे ये नेचुरल किलर सेल जो हैं ये बनेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, ये जो बी सेल्स हैं ये आपको पता है ये बाद में आपके वहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू प्लाज्मा सेल्स। और टी सेल्स का आपको पता है ये आपको वहाँ पे टी हेल्पर या फिर आपको वहाँ पे टी साइटोटॉक्सिक या फिर आपको वहाँ पे टी रेगुलेटरी जो है ये आपको वहाँ पे बनेंगे। और नेचुरल किलर तो आपको वहाँ पे पता है ये क्या करेंगे, डायरेक्टली आपको वहाँ पे जो सेल्स हैं उसकी वहाँ पे किलिंग कर रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद ये हमारे यहाँ पे माइलॉइड स्टेम सेल, इसमें क्या होगा आपके यहाँ पे फर्दर जो आपके ब्लड सेल्स हैं ये आपके यहाँ पे माइलॉइड स्टेम सेल से बन रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे आपके एरिथ्रोपोइसिस से क्या होगा, एरिथ्रोब्लास्ट बनेगा और एरिथ्रोब्लास्ट से आपको वहाँ पे जो है ना ये फर्दर आपको वहाँ पे स्टेजेस चलेंगी। स्टेजेस हमारे लिए इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, आपने इसके अंदर सिंपल याद रखना है हमारे यहाँ पे एरिथ्रोब्लास्ट और वहाँ से क्या होगा बोन मैरो में आपको एरिथ्रोब्लास्ट होंगे और वहाँ पे जब ये आएंगे सर्कुलेशन में तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट आपके वहाँ पे जो ये है ना हमारे यहाँ पे रेटिकुलोसाइट, ये क्या है, ये आपको वहाँ पे इमेच्योर आरबीसी है। और आपने बाद में देखना है हमारे यहाँ पे जो है ये पेशेंट के अंदर जब आपको वहाँ पे होगा ना एनीमिया, तो एनीमिया में क्या होगा, ये जो रेटिकुलोसाइट्स हैं जब आपको वहाँ पे बोन मैरो आपको वहाँ पे कंपनसेट कर रहा होगा, यहाँ पे जो है ये अगर फॉर एग्जाम्पल आपको वहाँ पे आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन हो रही है तो बोन मैरो क्या कर रहा होगा, पीछे से आपको वहाँ पे कंपनसेट कर रहा होगा और उस केस में आपके जो रेटिकुलोसाइट्स हैं ये आपको सर्कुलेशन में ज़्यादा नजर आ रहे होंगे। मतलब क्या, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे हिमोलिसिस चल रही होगी, आरबीसीज वगैरह की डिस्ट्रक्शन हो रही होगी, तब आपको रेटिकुलोसाइट्स जो हैं ये सर्कुलेशन में आपको वहाँ पे ज़्यादा नजर आ रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद ये आगे हमारे यहाँ पे मेगा कैरियोब्लास्ट। अच्छा, यहाँ से मेगा कैरियोसाइट बनेगा और यहाँ पे आपने सिंपल याद रखना है ये जो मेगा कैरियोसाइट है ना ये बनाता है हमारे यहाँ पे प्लेटलेट्स। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये जो मेगा कैरियोसाइट है ना ये क्या करता है अपने यहाँ पे ना एक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन वगैरह निकालता है और यहाँ से क्या होता है ये जो ब्लड पीछे से आ रहा होता है, यहाँ पे ये ना बोन मैरो है और यहाँ पे ये जो इसके वहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर आई है ना, यहाँ से ब्लड आता है तो यहाँ से क्या होता है ये जो छोटे छोटे से इसके पोर्शन होते हैं ना ये आपको वहाँ पे निकलना शुरू हो जाते हैं और ये आपके वहाँ पे बन जाते हैं आपको वहाँ पे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में आपको वहाँ पे जो है ये न्यूक्लियस आपको नजर नहीं आता, मेगा कैरियोसाइट के अंदर आपको वहाँ पे जो है ये न्यूक्लियस नजर आ रहा है। अच्छा, उसके बाद ये जो आपको होता है ना आरबीसी में भी आपको वहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता, ये आपका ए न्यूक्लिएट होता है। अच्छा, इसके बाद ये ग्रैनुलोसाइट्स ग्रैनुलोपोइसिस, इसमें आपने सिंपल याद रखना है हमारे यहाँ पे बेन 10, आप वहाँ पे कार्टून देखे ना छोटे होते हुए हमारे यहाँ पे बेन 10 वाले, वो बेन वाला क्या है हमारे यहाँ पे सारे के सारे हमारे क्या हमारे यहाँ पे ग्रैनुलोसाइट्स हैं। और बी से आपको वहाँ पे आ जाएगा बेजोफिल्स, ई से आ जाएगी इसिनोफिल्स और एन से हमारे यहाँ पे आ जाएगी न्यूट्रोफिल्स। अच्छा, इसमें आपने याद रखना है ये जो इसिनोफिल्स हैं ये हमारे यहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन या फिर आपकी जो है ना ये पैरासिटिक इन्फेक्शन उसमें आप वहाँ पे इसिनोफिल्स बढ़ते हैं। बेजोफिल्स आपने याद रखना है कि ये आपकी क्या है ये आपको वहाँ पे कन्वर्ट होते हैं इंटू आपकी जो है यहाँ पे मास्ट सेल्स के अंदर। और न्यूट्रोफिल्स आपको वहाँ पे पहले पता है कि
ये क्या करते हैं, आपको वहाँ पे जो है ये जब भी आपको वहाँ पे इन्फ्लेमेशन वगैरह होती है तो न्यूट्रोफिल जो है ये आपको वहाँ पे सर्कुलेशन से आपको वहाँ पे आपके जो एरिया होता है वहाँ पे आपके जा रहे होते हैं। अच्छा, न्यूट्रोफिल की आपने इमेच्योर फॉर्म में आपने याद रखनी है हमारे यहाँ पे बैंड सेल्स, और सिंपल ये याद रखना है आपको, वहाँ पे जो सारी सीरीज है ना वो याद रखने की जरूरत नहीं है। आई ब्लास्ट माई प्रोस्टिट्यूट विद मेटेलिक स्टैब एंड बिकेम न्यूट्रल, आपको वो सारे याद रखने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल सिंपल आपने यहाँ पे याद रखना है हमारे यहाँ पे बैंड सेल्स। बैंड सेल्स इमेच्योर फॉर्म है हमारे यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स की। और यहाँ पे क्या होगा, जब आपको वहाँ पे चलेगी ना लेफ्ट शिफ्ट, उस केस में आप वहाँ पे जो बैंड सेल्स हैं, आपके जो इमेच्योर सेल्स हैं, ये आप वहाँ पे ज़्यादा नजर आ रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे यहाँ पे आ जाती है हमारे यहाँ पे मोनोसाइटोपोइसिस, और यहाँ से सिंपल आपको वहाँ पे जो मोनोसाइट्स हैं ये आपको बन रहे होंगे, और ये स्टार्ट होंगे हमारे यहाँ पे मोनोब्लास्ट से, और मोनोसाइट्स बनेंगे, और इवेंचुअली आपको पता है मोनोसाइट्स जो है आपको कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू मैक्रोफेज। और इसके बाद जो है ये आपको यहाँ पे जब परमानेंट रेजिडेंट हो जाते हैं आपको यहाँ पे किसी भी एरिया के, तो उसके हिसाब से इसकी जो है ये डिफरेंट नाम है। फॉर एग्जांपल ये लिवर के हैं तो ये आपको वहाँ पे कफर सेल्स होंगे, आपको वहाँ पे जा रहे हैं हमारे यहाँ पे लंग्स में तो आपको वहाँ पे एल्वेलर मैक्रोफेजेस हो जाएंगे, और उसके बाद स्किन में जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे हो जाएंगे ये लैंगरहांस सेल्स वगैरह। तो वो हमारे लिए इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिंपल आपने ये याद रखना है हमारे यहाँ पे जो मोनोसाइट्स हैं ये आपके कन्वर्ट होते हैं इनटू मैक्रोफेजेस। और इसके बाद आपने याद रखना है कि बी सेल आपको वहाँ पे प्लाज्मा सेल्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं, और प्लाज्मा सेल्स जो हैं ये आपको वहाँ पे जो होती है ना हमारे यहाँ पे आपको वहाँ पे ग्लोबुलिन्स वगैरह, आपको वहाँ पे आईजीजीज जो है या फिर हमारे यहाँ पे आईजीए वगैरह, वो सारे कौन बनाते हैं, हमारे यहाँ पे ये प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने याद रखना है कि आपकी जो इसिनोफिल्स हैं ये आपको वहाँ पे पैरासिटिक इन्फेक्शन में बढ़ेंगे, एलर्जी के अंदर बढ़ेंगे, और उसके बाद आपने इसके अंदर याद रखनी है हमारे यहाँ पे हॉजकिन लिम्फोमा। हॉजकिन लिम्फोमा के केस में आपके जो इसिनोफिल्स हैं ये बढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद ये जो है ना हमारे यहाँ पे बेजोफिल्स, बेजोफिल्स में जो आपने स्पेसिफिक चीज़ याद रखनी है वो है हमारे यहाँ पे क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, फिर हमारे यहाँ पे सीएमएल। सीएमएल के केस में आपको जो बेजोफिलिया है ये आपको वहाँ पे नज़र आ रहा होगा। और उसके बाद ये मोनोसाइट्स को आपने याद रखना है कि मोनोसाइट्स जो हैं ये आपको वहाँ पे बढ़ेंगे जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ये क्रोनिक आपको वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी कंडीशन चल रही है। आपको पता है आपको वहाँ पे एक्यूट के केस में हमारे यहाँ पे न्यूट्रोफिल जाते हैं, और क्रोनिक के केस में हमारे यहाँ पे जो है ये मैक्रोफेजेस जा रहे होते हैं। तो क्रोनिक आपको वहाँ पे जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होंगी वहाँ पे ये मोनोसाइट्स जो हैं ये आपको वहाँ पे ज़्यादा होंगे, आपको वहाँ पे मैक्रोफेजेस वगैरह जो हैं ये आपको वहाँ पे ज़्यादा बन रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने मोनोसाइट्स याद रखना है हमारे यहाँ पे क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में, और दूसरी हमारे यहाँ पे मेलिग्नेंसी, दोनों के केस में क्या होगा, ये जो मोनोसाइट्स हैं ये आपको वहाँ पे इंक्रीज होंगे, और बाकी जो है ना इसको हम वहाँ पे डिजीज़ के साथ साथ ही देख लेंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हमारे आ जाते हैं ब्लड ग्रुप्स। अच्छा, आपको पता है ब्लड ग्रुप होता है ए बी, उसके बाद ए बी होता है, और बाकी पॉजिटिव का आपको पता है। सिंपल ये आपको क्या बताता है, आपके जो आरबीसीज हैं उसके ऊपर आपको वहाँ पे एंटीजन जो पड़ा हुआ है, अगर ए की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जो एंटीजन है वो आपका कौन सा है, यहाँ पे आपका ए एंटीजन है। अच्छा, उसके बाद बी की बात करेंगे तो बी एंटीजन, ए बी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके दोनों एंटीजन होंगे, और ओ की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका कोई भी एंटीजन नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद आपकी बॉडी अपने सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ तो नहीं बनाएगी, तो जो आपका ब्लड ग्रुप होगा ए, इसके केस में आपको एंटीबॉडीज़ आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगी। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, आपका जो होता है ना ए बी ब्लड ग्रुप, ये आपका बड़ा यूनिवर्सल होता है। ये जो है ना आपको वहाँ पे तकरीबन आपके बैक्टीरियाज वगैरह जो हैं या फिर कोई भी चीज़ ऐसी, उसके अंदर जो इसका वहाँ पे एंटीजन के स्ट्रक्चर होता है ये आपका तकरीबन सिमिलैरिटी कर रहा होता है। तो क्या होता है, जब आपके बैक्टीरियाज वगैरह जाते हैं बॉडी के अंदर, तो आपके बैक्टीरियाज के अंदर से ये जो एंटीजन होता है इसके अगेंस्ट आपकी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज़ बना लेती है। तो यहाँ पे जो आपका एंटीजन होता है इसमें आपकी एंटी बी एंटीबॉडीज़ जो हैं ये आपको वहाँ पे मिलती हैं, और ये आपकी होती है आईजीएम क्लास। अच्छा, यहाँ पे है आपकी जो ये ए एंटीजन है, यहाँ पे आपकी एंटीबॉडीज़ होंगी, आपके वहाँ पे एंटी बी। अच्छा, अब उसके बाद जो बी है इसके केस में आपको वहाँ पे एंटी ए एंटीबॉडीज़ मिलेंगी, और यहाँ पे एंटीजन होगा आपको वहाँ पे बी। अच्छा, बी के केस में क्या होगा, यहाँ पे आपका ए एंटीजन होगा, और उसके बाद आपको वहाँ पे बी एंटीजन भी होगा। तो इस केस में क्या हो सकता है, अगर किसी के अगेंस्ट भी आप वहाँ पे एंटीबॉडीज़ बना देंगे तो वो क्या करेगी, डायरेक्टली आपके जो आरबीसीज होंगे उसको वहाँ पे आपके डैमेज कर रही होगी, तो यहाँ पे आपको कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं मिलती। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपका जो ओ एंटीजन है इसमें क्योंकि कोई भी एंटीजन नहीं है, यहाँ पे आपका कोई एंटीजन नहीं है, और यहाँ पे आपको दोनों एंटीबॉडीज़ जो हैं ये आपको मिलती हैं, और प्रीडोमिनेंटली आपकी होती है आईजीजी, और उसके बाद आपको वहाँ पे आईजीएम क्लास भी है। अच्छा, ये जो आपका एंटीजन है ना, और उसके बाद आपको वहाँ पे एंटीबॉडीज़ हैं, इसकी बेसिस पे आपका जो पेशेंट है उसको वहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप वहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सिंपल क्या है, पेशेंट के अंदर एंटी बी आपको वहाँ पे एंटीबॉडीज़ हैं, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे एंटीजन आएगा बी तो आपकी बॉडी क्या करेगी, रैपिडली उसको वहाँ पे हिमोलिसिस कर देगी। इस केस में आपने अगर पेशेंट जो है उसको आपने कहीं भी ब्लड देना है, अगर आपने वहाँ पे डोनेट करना है ए को, तो उसमें आप उसको कौन सा रिसीव करवाएंगे, वो आप करवाएंगे ए या फिर ओ। अच्छा, ए में क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो है कोई भी आपको वहाँ पे एंटीबॉडीज़ नहीं मिलेंगी, और जो आपका ओ है, ओ के केस में क्या है, यहाँ पे आपकी एंटीबॉडीज़ आपकी होंगी, लेकिन ये जाके आपके वहाँ पे जो है ये डाइल्यूट कर जाती हैं।
क्योंकि यहाँ पे आपका कोई एंटीजन नहीं होता, आपको वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो ये क्या करते हैं, जब आपका पेशेंट के अंदर आप वहाँ पे ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, तो ये जो आपको वहाँ पे एंटीबॉडीज़ होती हैं, आप ये जो आपको वहाँ पे जो है बॉडी के अंदर जाके आपको वहाँ पे डाइल्यूट कर जाती हैं। लेकिन अगर आप पेशेंट को एक्टिवली देंगे आप वहाँ पे बी एंटीजन, तो यहाँ पे क्या होगा, पूरे का पूरा एंटीजन होगा। बॉडी क्या करेगी, इसके अगेंस्ट जो है ना, आपको वहाँ पे रैपिडली आपको वहाँ पे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके इसको वहाँ पे डैमेज कर रही होगी। तो यहाँ पे अगर पेशेंट ने ब्लड रिसीव करना है, तो ए एंटीजन वाला ए से रिसीव कर सकता है या फिर ओ वाले जो है उससे रिसीव कर सकता है। अच्छा, उसके बाद बी वाले में सेम वही बात होगी, बी वाला बी से रिसीव कर सकता है या फिर आप वहाँ पे ओ से रिसीव कर सकता है, ए से रिसीव नहीं कर सकता। अच्छा, ए बी के केस में सिंपल, यहाँ पे आपका ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, तो यहाँ पे ये जो है ये दोनों से रिसीव कर सकता है, ए से भी कर सकता है, बी से भी कर सकता है, ए बी से भी कर सकता है। अच्छा, उसके बाद ओ से भी कर सकता है, क्योंकि ओ के अंदर जो है कोई भी एंटीजन आपको वहाँ पे नहीं है। एंटीबॉडीज़ दोबारा से वही जाएँगी और वहाँ पे आपकी बॉडी के अंदर जाके डाइल्यूट हो जाएँगी। और लास्ट पे ओ बेचारे ने जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर रिसीव करना है तो वो ओ से ही करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई एंटीजन नहीं है। अगर कोई ए बी से करेगा या फिर ए से करेगा या फिर बी से करेगा, तो बॉडी के अंदर एंटीजन जाएगा, एंटीबॉडीज़ बनेंगी और वहाँ पे हिमोलिसिस हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद अगर पेशेंट ने डोनेट करना है, ए ब्लड ग्रुप वाले ने अगर डोनेट करना है, तो ये ए वाले को डोनेट कर सकता है या फिर ए बी वाले को डोनेट कर सकता है, ओ वाले को डोनेट नहीं कर सकता। अच्छा, यहाँ पे क्या आपका जो ए बी है उसके अंदर क्या होता है, आपको वहाँ पे ए एंटीजन भी होता है, बी भी होता है, एंटीबॉडीज़ कोई भी नहीं होती। तो यहाँ पे जो आपका ए एंटीजन जो आपको वहाँ पे होगा ना ए वाले का, ये क्या करेगा, बॉडी के अंदर जाएगा, बॉडी इसको वहाँ पे सेल्फ लेके आपको वहाँ पे काम करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे ए और ए बी दोनों को आप वहाँ पे दे सकता है। बी वाला जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बी और ए बी को दे सकता है। और ए बी वाला जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर देने की बात करेगा, तो इसने वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ ए बी को देना है, क्योंकि अगर ये बी को देगा तो आपको वहाँ पे ए एंटीजन होगा, अगर ए एंटीजन को देगा तो आपको वहाँ पे बी एंटीजन होगा, जिसके जिसके अगेंस्ट आपकी बॉडी क्या कर देगी, एंटीबॉडीज़ आपको प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी। अच्छा, ओ वाला जो है, ओ वाले के अंदर क्योंकि कोई एंटीजन नहीं है, तो ये सारों को दे सकता है। ये आपका ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और उसके बाद ओ को भी दे सकता है। अच्छा, ये क्योंकि सारों को डोनेट कर सकता है, इसके लिए हम इसको कहते हैं हमारे यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर। अच्छा, उसके बाद जो ए बी वाला है, ये आपका जो है ये सारों से आपका रिसीव कर सकता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं हमारे यहाँ पे आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ये आपका यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर है। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ होती है हमारे यहाँ पे आरएच क्लासिफिकेशन, ये तो हमारे यहाँ पे एबीओ क्लासिफिकेशन। इसके बाद आरएच क्लासिफिकेशन मतलब वही कि आप जो पेशेंट को कहते हैं ना, आप वहाँ पे ए पॉजिटिव हैं या फिर आप वहाँ पे बी पॉजिटिव हैं, तो वो आप वहाँ पे बी पॉजिटिव या फिर ए पॉजिटिव किस बेसिस पे कहते हैं, वो आप वहाँ पे आरएच क्लासिफिकेशन जो है उसकी बेसिस पे कहते हैं। अच्छा, इसमें भी दोबारा से आपके वहाँ पे डिफरेंट एंटीजन्स होते हैं, ए बी सी डी अच्छा होते हैं, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन सा, हमारे यहाँ पे डी एंटीजन। अच्छा, अगर बॉडी जो है आपको वहाँ पे आरबीसीज जो है उसकी सर्फेस पे डी एंटीजन है, तो इसका मतलब ये है कि आप वहाँ पे पेशेंट जो है वो आपको वहाँ पे आरएच पॉजिटिव है। अच्छा, ए एंटीजन के साथ अगर ये आपको वहाँ पे आरएच एंटीजन होगा तो ए पॉजिटिव, बी के साथ होगा तो बी पॉजिटिव, उसके बाद ए बी के साथ होगा तो आपको वहाँ पे ए बी पॉजिटिव। अच्छा, अगर किसी के साथ नहीं होगा, आपको वहाँ पे आरएच एंटीजन नहीं होगा, तो ये आपका हो जाएगा नेगेटिव। तो ये अगर ए एंटीजन खाली है, आपको वहाँ पे आरएच एंटीजन नहीं है, तो ये आपका ए नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से बी नेगेटिव, इसी तरीके से आपको वहाँ पे ए बी नेगेटिव और दोबारा से वही ओ नेगेटिव या फिर आपका ओ पॉजिटिव। उसमें क्या होगा, अगर आपको वहाँ पे आरएच एंटीजन है तो आपको वहाँ पे ओ पॉजिटिव हो जाएगा और अगर नहीं है तो आपको वहाँ पे हो जाएगा आरएच नेगेटिव, तो ये आपका हो जाएगा ओ नेगेटिव। अच्छा, इसके केस में आपने याद रखना है कि ये जो आरएच एंटीजन है ना, ये आपका जो है ना ये यूनिवर्सल नहीं है, सारों में नहीं होता। ये जो है ना बड़ा ही मतलब स्पेसिफिक है। ये जब आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, तो तभी आपकी बॉडी क्या करेगी, आपकी इसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी। अच्छा, आरएच एंटीजन है, इसके अगेंस्ट आपकी बॉडी जो है कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि ये आपको वहाँ पे जो है ये सेल्फ एंटीजन होगा। आरएच नेगेटिव जो है, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है, जब इसका एक्सपोज़र होगा, तब क्या करेगी बॉडी वहाँ पे प्रोड्यूस कर देगी एंटी डी आईजीजी क्लास। अच्छा, इस केस में आपको वहाँ पे एंटीजन कब जाएगा, जब आप यहाँ पे पेशेंट जो है इसको वहाँ पे ट्रांसफ्यूज़ करेंगे। ट्रांसफ्यूजन के बाद एंटीजन जाएगा और तभी जो है आपके वहाँ पे जो है ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी। अच्छा, इसके अलावा हो सकता है अगर मदर जो है उसने वहाँ पे बर्थ किया है और बर्थ में जो बच्चा था उसको वहाँ पे जो ब्लड है वो आपको वहाँ पे ए पॉजिटिव या फिर कोई भी पॉजिटिव है और मदर जो आपको वहाँ पे नेगेटिव वाली है, अब उसमें हो सकता है कि जो आपका फीटस है उसको वहाँ पे ब्लड मदर की तरफ जा सकता है और वहाँ से जो है मदर के अंदर एंटीजन गया और मदर क्या करेगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी। अच्छा, ये मैं आपको नीचे बताता हूँ। अभी आप यहाँ पे देख लें, अगर आपका जो पेशेंट है आपको वहाँ पे आरएच पॉजिटिव वाला, तो ये किससे रिसीव कर सकता है? ये दोनों से रिसीव कर सकता है, क्योंकि दोनों के केस में आपको वहाँ पे एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी। ये एंटीबॉडीज़ जो आपको वहाँ पे नज़र आ रही है ना, ये एक्सपोज़र पे होती हैं, उसके अलावा आपको वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, आरएच एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी, क्योंकि एंटीजन नहीं होगा, एंटीबॉडीज़ भी नहीं होंगी। तो यहाँ पे जो पेशेंट है वो आपको वहाँ पे रिसीव कर सकता है आरएच पॉजिटिव वाला। आरएच पॉजिटिव से भी रिसीव कर सकता है आपका, उसके बाद आरएच नेगेटिव से भी रिसीव कर सकता है। डोनेट की बात करेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आरएच पॉजिटिव जो है
RH पॉजिटिव को ही डोनेट कर सकता है। अगर RH नेगेटिव वाले ने आपका जो है ये RH पॉजिटिव वाला रिसीव कर लिया, तो इसमें क्या होगा, RH एंटीजन अब इसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा और बॉडी क्या करेगी, इसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी। तो यहाँ पे जो पेशेंट है आपका RH नेगेटिव वाला, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ RH नेगेटिव से रिसीव कर सकता है और ये डोनेट दोनों को कर सकता है। RH पॉजिटिव को भी डोनेट कर सकता है, RH नेगेटिव को भी डोनेट कर सकता है। इसके बाद देखते हैं हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स। अच्छा, यहाँ पे क्या एक चीज़ है हमारे यहाँ पे, आपके वहाँ पे हिमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न एंड आवर फीटस। अच्छा, इसमें क्या, इसको हम वहाँ पे कहते हैं हमारे यहाँ पे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। अच्छा, सिंपल आपको पता है, अगर आपके वहाँ पे मदर होगी RH नेगेटिव, अच्छा आपका बेबी होगा RH पॉजिटिव। अच्छा, इसमें क्या होगा, जब पहली बर्थ होगी ना, पहली मतलब उसके वहाँ पे पहली उसके वहाँ पे प्रेगनेंसी है, तो उसके केस में क्या होगा, ये एंटीजन उसकी बॉडी के अंदर नहीं होगा। अब यहाँ पे क्योंकि एंटीजन नहीं है, तो उसकी बॉडी ने जो है इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ भी प्रोड्यूस नहीं की होंगी। अच्छा, ये एंटीजन कब जाएगा, जब आप वहाँ पे पेशेंट की डिलीवरी करवाएंगे ना, बच्चे की डिलीवरी होगी, तो ये RH एंटीजन आपका यहाँ से चला जाएगा मदर के अंदर। और अब क्या करेगी मदर के अंदर, क्योंकि एंटीजन आ गया, तो अब मदर क्या करेगी, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके नेक्स्ट जो आपके वहाँ पे प्रेगनेंसी होगी, अगर वो दोबारा से RH पॉजिटिव वाली होगी, तो उसकी वहाँ पे हिमोलिसिस करवा रही होगी। अच्छा, सबसे पहले हमारे यहाँ पे आ जाती है हमारे यहाँ पे RH हिमोलिटिक डिजीज़। सिंपल वही, आप अगर आपके वहाँ पे होगी मदर RH नेगेटिव और फीटस उसका होगा RH पॉजिटिव, तो इस केस में क्या होगा, आपकी जो मदर होगी उसकी बॉडी के अंदर जब डिलीवरी होगी, तो उसके अंदर क्या हो सकता है, अगर आपने वहाँ पे सिजेरियन नहीं किया, उसने आप वहाँ पे जो है ना ये नॉर्मल डिलीवरी की, तो हो सकता है कि फीटस का जो ब्लड है वो मदर सर्कुलेशन में चला जाए और वहाँ पे एज अ एंटीजन बिहेव करके उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करवा दे। क्योंकि इससे पहले जो है आपके वहाँ पे एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी, तो पहली प्रेगनेंसी जो है इसके अंदर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होगा, पेशेंट जो है उसका वहाँ पे एक्सपोज़र होगा फीटल ब्लड के साथ, और ये होगा ड्यूरिंग डिलीवरी। डिलीवरी में क्या होगा, फीटस का ब्लड जाएगा RH पॉजिटिव वाला उसकी मदर के अंदर। अब मदर क्या करेगी, RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी और ये आपकी होंगी, आपकी जो डी एंटीजन है ना, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी। तो ये क्या करेगी मदर, आपके वहाँ पे एंटी डी IgG क्लास जो है ये आपके वहाँ पे प्रोड्यूस करेगी। अच्छा, अभी पहले जो प्रेगनेंसी थी उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, अब क्या होगा, क्योंकि बॉडी के अंदर होंगी IgG क्लास एंटीबॉडीज़ की, तो और आपको पता है ये जो आपकी IgG क्लास होती है, ये आपका जो प्लेसेंटा है उसको ये क्रॉस कर जाती है। तो ये क्या करेगी, जब उसके वहाँ पे दोबारा से प्रेगनेंसी होगी और दोबारा से RH एंटीजन पॉजिटिव वाला बच्चा होगा, तो उसके केस में क्या होगा, ये जो आपके वहाँ पे IgG क्लास है ना, हमारे यहाँ पे एंटी डी IgG एंटीबॉडीज़, ये क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी प्लेसेंटा को और जाके फीटस जो है, क्योंकि उसके अंदर वहाँ पे आपका होगा RH एंटीजन वाला, और ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, उसके साथ मिलके RBCs की वहाँ पे आपकी ब्रेक डाउन करना शुरू कर देंगी और पेशेंट के अंदर हो जाएगा हिमोलिसिस। अच्छा, फीटस के अंदर हिमोलिसिस हो जाएगी और फीटस जो है उसके अंदर क्या हो जाएगा, RBCs वगैरह कम होना शुरू हो जाएंगे, एनीमिया जो है वो पेशेंट के अंदर होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो पेशेंट की प्रेजेंटेशन होगी, बच्चे की प्रेजेंटेशन, उसमें आपको वहाँ पे मिलेगा हाइड्रोप्स फिटालिस, उसके बाद ये जॉन्डस शॉर्टली आफ्टर बर्थ, और साथ साथ आपको यहाँ पे कर्निकटेरस, वो तो सिंपल है, कर्निकटेरस तो आपको वहाँ पे अभी पता होना चाहिए। वो ये कि क्या होगा, आपके यहाँ पे जो RBCs हैं उसके वहाँ पे हिमोलिसिस हो रही है और जो बच्चे का लीवर है वो आपको वहाँ पे काम नहीं कर रहा होता। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, जब हिमोलिसिस होते हैं तो आपको वहाँ पे बनती है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। अच्छा, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन आपकी होती है फैट सॉल्युबल, और जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है ये आपके यहाँ पे होती है आपके यहाँ पे वाटर सॉल्युबल। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि आपके यहाँ पे लीवर काम सही से नहीं कर रहा होगा और लीवर का काम होता है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कॉन्जुगेटेड के अंदर कन्वर्ट करवाना, तो यहाँ पे अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन फैट सॉल्युबल है, तो ये क्या करेगी, ये जो उसका होगा ना उसका ब्लड ब्रेन बैरियर, उसको ये क्रॉस करके ब्रेन में जाएगी और वहाँ पे ब्रेन की डैमेज करवाना शुरू कर देगी। तो यहाँ पे जो जब डैमेज होगा, तो एक तो आपको वहाँ पे मिलेगा जॉन्डस और साथ साथ आपको वहाँ पे मिलेगा ये कर्निकटेरस। जॉन्डस तो आपको वहाँ पे बना हुआ है क्योंकि हिमोलिसिस ज़्यादा हो रही है, आपको वहाँ पे अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है ये उसकी बॉडी के अंदर बढ़ रही है, तो ये उसके अंदर वहाँ पे जॉन्डस करवा रही है, और ये कर्निकटेरस उसका वहाँ पे जो है, ये जब वो क्रॉस करेगा ब्लड ब्रेन बैरियर को, तो उसके अंदर वहाँ पे करवा देगा कर्निकटेरस। और इस केस में आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे जो है ये आपको वहाँ पे न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स वगैरह आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, पहली प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी ना मोस्टली, ये आपकी सेकंड प्रेगनेंसी में ही होंगी, सेकंड में होंगी, या फिर उसके अलावा जो है ये वर्स होती होती थर्ड फोर्थ में आपको यहाँ पे वर्स होती रहेंगी, अगर आपने यहाँ पे जो है ये एंटी डी का कुछ ना किया। अच्छा, ये जो होती है ना हमारे यहाँ पे RH हिमोलिटिक डिजीज़, इसको आप वहाँ पे प्रिवेंट कैसे करते हैं? आप मदर जो है उसके अंदर वहाँ पे दे देते हैं एंटी डी IgG एंटीबॉडीज़, जो है आप वहाँ पे मदर को एडमिनिस्टर करते हैं। जब आपकी मदर है आप वहाँ पे थर्ड ट्राइमेस्टर में, RH नेगेटिव मदर होगी, उसको आप वहाँ पे एंटीबॉडीज़ देंगे थर्ड ट्राइमेस्टर में और उसके बाद अर्ली पोस्टपार्टम पीरियड में। अच्छा, ये क्या करेंगी, आपको वहाँ पे एंटीबॉडीज़ डायरेक्टली जाएँगी, तो ये क्या करेंगी, अगर कोई भी एंटीजन आप वहाँ पे जो है ये फीटस से आएगा, तो ये क्या करेंगी, एंटीबॉडीज़ डायरेक्टली उसको किल करेंगी, यहाँ पे कोई मेमोरी वगैरह नहीं बनेगी। अच्छा, अगर एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर है और आप वहाँ पे आपके अपने इम्यून सिस्टम ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस की, तो यहाँ पे आपके मेमोरी सेल जो हैं वो मेमोरी रखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इम्यून सेल्स आपके वहाँ पे एक्टिवेट नहीं हुए, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके वहाँ पे डायरेक्टली IgGs होंगी और ये डायरेक्टली एंटीजन को किल करके आप वहाँ पे मेमोरी वगैरह नहीं बना रही होंगी। तो अगर आपका फीटस होगा RH पॉजिटिव और मदर आपकी होगी RH नेगेटिव,
तो उस केस में आप क्या करेंगे, मदर को एडमिनिस्ट्रेशन देंगे हमारे यहाँ पे आईजीजी एंटीबॉडीज़ की, और ये आप उसको देंगे 3rd ट्राइमेस्टर में और अर्ली पोस्टमार्टम पीरियड में। और ये क्या करेंगी, मदर से आपके वहाँ पे एंटी डी आईजीजी जो है उसकी प्रोडक्शन को प्रिवेंट करेंगी। अच्छा, यहाँ पे आपके वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होगी तो मेमोरी वगैरह नहीं होगी, और यहाँ पे जो है ये डायरेक्टली आप वहाँ पे पैसिवली दे के वहाँ पे क्या करेंगे, जो भी एंटीजन वगैरह अगर बच्चे से जाएगा उसकी आप वहाँ पे किलिंग करवा रहे होंगे। इसके बाद दूसरा है हमारे यहाँ पे एबीओ हेमोलिटिक डिजीज़। अच्छा, ये जो है ना हमारे यहाँ पे इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जो आपका होता है ना एबीओ एंटीबॉडीज़, ये आपकी जो होती है, आपकी मैंने ऊपर बताया आपको वहाँ पे क्या होती है, हमारे यहाँ पे आईजीएम क्लास होती है, लेकिन यहाँ पे आपकी आईजीजी कहाँ पे होती है, ओ वाले पे। जब आपकी मदर होगी ओ वाली और बच्चा जो है इसके अंदर वहाँ पे कोई भी ए या बी फीटस होगा, उसके केस में आपको ये वाली डिजीज़ मिलेगी, और ये जो है ना आपकी माइल्डली आपके पास प्रेजेंट करती है। अच्छा, इसके केस में क्या होगा, ये जो ओ एंटीजन वाली आपकी मदर है उससे आईजीजी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके जाके जो बच्चा होगा उसके वहाँ पे ब्लड सेल्स के वहाँ पे डैमेज करना शुरू कर देंगी। तो यहाँ पे एंटी ए या फिर एंटी बी सॉरी हमारे यहाँ पे आईजीजी एंटीबॉडीज़ वो आपका वहाँ पे क्रॉस करेंगी प्लेसेंटा को, और फीटस जो है उसको वहाँ पे अटैक करेंगी, और वहाँ पे आपकी जो न्यू आपके वहाँ पे आरबीसीज वगैरह होंगे उसको किल करके आप वहाँ पे हिमोलिसिस करवा रही होंगी। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपके जो एबीओ एंटीजेंस हैं ये आपके जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं उससे आप वहाँ पे मिमिक कर रहे होते हैं, तो आपकी बॉडी जो है अगर आप वहाँ पे इसके साथ एक्सपोजर नहीं भी हुआ तो भी आपकी बॉडी जो है इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी के अंदर होती हैं। लेकिन आरएच के केस में क्या होता है, जैसे ही एक्सपोजर होता है तभी आपके वहाँ पे एंटीबॉडीज़ बनती हैं। अच्छा, अब क्या होगा, एबीओ एंटीजन है मदर का, मतलब सॉरी हमारे यहाँ पे जो मदर है उसको वहाँ पे ओ एंटीजन है, और यहाँ पे दोनों की दोनों एंटीबॉडीज़ पड़ी हुई हैं, एंटी बी भी है एंटी ए भी है। अब ये जब क्रॉस करेंगी प्लेसेंटा को, तो अगर ए होगा तो ए वाली क्या करेंगी, अगर बच्चे का ब्लड होगा ए तो ए वाली क्या करेंगी, ए को किल करेंगी, बी वाली क्या करेंगी, अगर बी होगा उसको वहाँ पे किल कर रही होंगी, और वहाँ पे बच्चे के अंदर हो रही होगी हिमोलिसिस। अच्छा, यहाँ पे चीज़ इंपॉर्टेंट क्या वो ये कि आरएच एंटीजन जो है, अगर आरएच हेमोलिटिक डिजीज़ है तो वो आपके वहाँ पे फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं होती, लेकिन ये आपकी जो है ये फर्स्ट बेबी जो है, फर्स्ट न्यूबॉर्न, उसके अंदर भी आपको वहाँ पे नज़र आ सकती है। और यहाँ पे वही रॉकेट साइंस है कि अगर आपको वहाँ पे आरएच एंटीजन जो है इसका एक्सपोजर होगा आप वहाँ पे बर्थ पे, तो बर्थ से पहले तो एक्सपोजर होगा ही नहीं, तो वहाँ पे जो है ये आपको वहाँ पे डिजीज़ नहीं होगी। और ये जो है इसके अंदर क्योंकि आपको वहाँ पे मिमिक्री होती है, एंटीजन मिमिक्री, तो यहाँ पे जो बैक्टीरियाज़ हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करवा के आपकी बॉडी जो है आपको वहाँ पे प्लेसेंटा से आपको वहाँ पे ट्रांसफ़र करवा रहे होते हैं, और ये आपके बेबी के अंदर डिजीज़ करवा रहे होते हैं। लेकिन ये डिजीज़ जो है ये यूजली लेस स्वेयर होती है, ये आपकी स्वेयर होती है। अगर आपकी जो सेकंड प्रेगनेंसी में होगी ना तो ये स्वेयर होगी, लेकिन ये आपकी लेस स्वेयर होती है, और इस केस में आपको जो माइल्ड जॉन्डिस है विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ जो है ये आपको वहाँ पे नज़र आ रही होती है। और यहाँ पे दोबारा से हिमोलिसिस है, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपको जो होता है ना अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ये आपका बड़ा हुआ होता है, तो आपने क्या करना होता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को बॉडी से बाहर निकालना होता है। अच्छा, इसको आप वहाँ पे कैसे निकालते हैं, कॉन्जुगेट करके, और कॉन्जुगेट करके आपको वहाँ पे निकलती है फीसिस के थ्रू। लेकिन ये जो कॉन्जुगेशन है ये आपकी कौन करवाता है, ये आपको वहाँ पे लिवर करवाता है, और बच्चों के केस में जो लिवर है ये आपका इमेच्योर होता है, तो उस केस में आप क्या करते हैं, ये जो आपके वहाँ पे अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है ये आपके वहाँ पे इसको जो है ना दोबारा इसको वहाँ पे किसी वाटर सॉल्युबल फॉर्म के अंदर आप इसको कन्वर्ट करवाते हैं, और यहाँ पे आपकी होती है ल्यूमिरुबिन। अच्छा, ये जो है ना जब आप वहाँ पे इसको वहाँ पे देंगे ना यूवी रेडिएशन वगैरह, तो ये क्या करवाएंगे, ये जो आपके वहाँ पे होगी ना अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, इसको ये कन्वर्ट करवाएंगे इनटू ल्यूमिरुबिन, और ये जो है आपके वहाँ पे जो यूरिन है उससे उसकी बॉडी से आपको वहाँ पे बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या होगा, सिंपल फोटोथेरेपी या फिर आपको वहाँ पे जो है ये एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, इससे आपके यहाँ पे डिजीज़ ठीक हो जाएगी। और यहाँ पे जो है आपने क्या करना है, आपने डिजीज़ को प्रिवेंट करवाना है, और उसमें आप क्या करते हैं, मदर को रोगाम इंजेक्शन जो है ये आप वहाँ पे पहले से दे देते हैं, और उससे क्या होता है वहाँ पे जो है ये एंटीजन ही आपको बॉडी के अंदर नहीं जाता। अगर एंटीजन गया भी है तो आप क्या करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो है ये पहले से ही एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो एंटीजन के साथ लग के एंटीबॉडीज़ आपको वहाँ पे क्या करवा देती है, इसको वहाँ पे किलिंग करवा देती हैं। इसके केस में आपने याद रखना है कि अगर आरएच आपका पॉजिटिव वाला फीटस होगा तो वो आपको जो पहली प्रेगनेंसी होगी, पहली प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, प्रॉब्लम कब आएगी, जब आपका दोबारा से आरएच आपका पॉजिटिव वाला फीटस होगा तब आपको वहाँ पे प्रॉब्लम मिलेगी। और उसके बाद हमारे यहाँ पे जो है ये हमारे यहाँ पे एबीओ में क्या है कि यहाँ पे जो है पहली प्रेगनेंसी के अंदर ही आपको जो है ये प्रॉब्लम्स वगैरह मिलेंगी, क्योंकि ये आपकी जो एंटीबॉडीज़ हैं ये आपको वहाँ पे पहले से प्रोड्यूस्ड होंगी, और ये आपको वहाँ पे जो है ये ट्रैवल करके वहाँ पे जो है हिमोलिसिस वगैरह करवा के बच्चे के अंदर एनीमिया वगैरह करवा रही होंगी। तो हिमाटोलॉजी की जो एम्ब्रियोलॉजी है इसके अंदर यहाँ पे यही है। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I'm